गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन सॉलिड स्टेट 12th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर से बात करेंगे। अपना सेकंड लेक्चर अपना कहाँ से स्टार्ट होता है? क्रिस्टल सिस्टम से स्टार्ट होता है। अपन क्रिस्टल सिस्टम से पहले सॉलिड स्टेट के जो क्लासिफिकेशन है या उसके जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल है उसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। यूनिट सेल के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में आप उन सब चीजों को देख सकते हैं। अब अपन बात करेंगे क्रिस्टल तंत्र। देखो भाई, क्रिस्टल तंत्र क्या होते हैं? देखो अपन ने बात की थी कि एक से अधिक या यानी कि एकलक इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति से यानी कि एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसे क्रिस्टल तंत्र या त्रिविम जालक अपन बोलते हैं। अब देखो भाई, त्रिविम जालक की छोटी से छोटी इकाई को अपन क्या बोलते थे? एकल कोशिका या यूनिट सेल बोलते थे। अब अपन बात करेंगे इन क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार। देखो भाई, कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं? 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। देखो, सामान्यतः अगर अपन बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा आपको, जिसको मैं एक टेबल के माध्यम से आपको समझाऊंगा और इसके एक ट्रिक भी अपन पढ़ेंगे, जिसको अपन C-TOR HMT से याद कर सकते हैं। किसे याद कर सकते हैं? C-TOR HMT। मतलब पहला जो यानी कि क्रिस्टल तंत्र आएगा वो कौन सा आएगा? क्यूबिक आएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा टेट्रागोनल, ठीक है। उसके बाद में आएगा टेट्रागोनल के बाद में आएगा ऑर्थोरोम्बिक। उससे क्या आएगा यहाँ पे? ऑर्थोरोम्बिक। और ऑर्थोरोम्बिक के बाद में अपन किसकी बात करेंगे? आर से रोम्बिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रोम्बिक की, ठीक है। इसके बाद में एच से आ गया हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल के बाद में क्या आ जाएगा? इसके बाद में एम से आ गया मोनोक्लिनिक। कौन सा आ जाएगा? मोनोक्लिनिक। देखो भाई, इसके जो हिंदी नेम है, ठीक है, वो थोड़े टिपिकल्स आते हैं या उनको याद करने में थोड़ी कठिनाई आती है, इसलिए अपन इसके इंग्लिश मीनिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये अपने टोटल क्या हो जाएंगे? 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हो जाएंगे, जिसको अपन C-TOR HMT से याद करेंगे। अब देखो भाई, C-TOR HMT के बेस पे अपने को सिर्फ इसमें 2 ही चीजें याद रखनी है। कौन सी? एक तो अक्षीय दूरियां, क्या याद रखोगे? एक तो अक्षीय दूरियां, और दूसरी क्या चीज याद रखोगे? अक्षीय कोण, ठीक है। अब अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोणों को मैंने आपको यूनिट सेल के क्या बताए थे? पैरामीटर बताए थे, ठीक है। क्या बताए थे? पैरामीटर। तो पैरामीटर में अक्षीय दूरियों को मैंने ए, बी और सी से डिनोट किया था, और अक्षीय कोणों को अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट किया था। तो इन सब चीजों को अपने को ध्यान देना है, ठीक है। अब जो अक्षीय कोण थे, अपने को सारे अक्षीय कोण 90 डिग्री देखना है। 90 डिग्री से अगर कोई चेंज होता है तो इसमें क्या हो जाता है? इसकी जो नई स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, किसकी? यानी कि क्रिस्टल तंत्र की, ठीक है। तो अब इसी के बेस पे अपन बात करेंगे। सबसे पहला आएगा, ठीक है, जिसको अपन 1 नंबर पे डिनोट करेंगे। 1 नंबर पे आएगा सी से। कौन सा? क्यूबिक। कौन सा आएगा? क्यूबिक। इसको हिंदी मीनिंग घनीय बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। अब इसके बाद में पहले सबके नाम लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर अक्षीय दूरियां बताऊंगा मैं। क्या चीज देखेंगे अपन? इसकी अक्षीय दूरियां, और अक्षीय दूरियां देखने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे? इसके अक्षीय कोण पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो सेकंड नंबर पे आएगा वो किससे आएगा अपने पास? टी पे। टी का मतलब होता है टेट्रागोनल, ठीक है। इसके बाद में अपने पास किसकी बात करेंगे? यानी कि थर्ड नंबर पे कौन सा क्रिस्टल आएगा? ओ पे। ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। और 4 पे कौन सा आएगा? रोम्बिक। आर से क्या आ जाएगा? यहाँ पे रोम्बिक आ जाएगा। और रोम्बिक के बाद में जो 5 नंबर पे आएगा वो कौन सा आएगा? एच। एच का मतलब हो जाएगा हेक्सागोनल। और जो यानी कि 6 नंबर पे आएगा वो कौन सा आ जाएगा? एम। एम से मतलब क्या हो गया? मोनोक्लिनिक। कौन सा हो जाएगा? मोनोक्लिनिक, जिसको एकांताक्ष भी बोलते हैं। और 7 नंबर का लास्ट क्रिस्टल क्या आ जाएगा? यानी कि टी के नाम से आएगा ट्राइक्लिनिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? त्रिंताक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल अपने पास कितने प्रकार के क्रिस्टल हो गए? 7 प्रकार के क्रिस्टल हो गए। अक्षीय दूरियों को कैसे याद करेंगे? देखो भाई, अक्षीय दूरियों को देखिए, सबसे पहला जो आएगा क्यूबिक, इसकी ए बराबर क्या होती है? बी। बी बराबर क्या होती है? सी। मतलब तीनों दूरियां इसकी क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। कैसे दूरियां? दूरियां मैंने आपको बताई थी कोऑर्डिनेट्स के बेस पे। यानी कि अगर इसको अपन वाई एक्स मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा? जेड एक्स। तो एक्स, वाई और जेड। इसको मैंने आपको क्या नाम बताया था? ए, ये कौन सी थी? बी, और ये कौन सी थी? सी। तो ए दूरी बराबर बी दूरी बराबर सी, तीनों दूरियां हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। इसके बेस पे अपन क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे तीनों बराबर होती है, वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है? क्यूबिक होती है, ठीक है।
इसके बाद में ध्यान रखना जो टेट्रागोनल है उसमें ए व बी तो बराबर होती है, लेकिन जो सी वाली जो लैंग्वेज है वो कभी भी इक्वल नहीं होती। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल बी, सी इज नॉट इक्वल ए बी। ठीक है, ये भी अपन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में ए इज नॉट इक्वल बी, बी इज नॉट इक्वल सी, तीनों दूरियां कभी भी बराबर नहीं होती। सेम यही सिस्टम तीनों को एक बार वापस रिपीट कर दो। रिपीट करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे इसको लिखूंगा पहले ए बराबर बी बराबर सी, तीनों इक्वल, ए इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी। फिर लास्ट जो टाइप बचा है ए इज नॉट इक्वल बी, सी इज नॉट इक्वल बी। ठीक है, तो तीनों आपस में बराबर नहीं होती। और एक चीज लास्ट में याद कर लो, 7वें नंबर का जो क्रिस्टल है उसकी तीनों ना तो अक्षीय दूरियां बराबर है और ना ही अक्षीय कोण बराबर है। अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही कभी भी बराबर नहीं होते, 90 डिग्री के नहीं होते। तो इसके तीनों अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक मतलब त्रिंताक्ष हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फिर बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में देखो भाई, क्यूबिक को पढ़ने से पहले अपने को सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसके अक्षीय कोण। अक्षीय कोणों में देखो सबसे पहले क्यूबिक के अक्षीय दूरियां बराबर होती तो अक्षीय कोण भी बराबर, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों बराबर होते हैं कितने, 90 डिग्री के। इसके बाद में देखो भाई अपन बात करेंगे कि इसके बराबर है तो क्यूबिक के बराबर होते हैं, तो क्यूबिक बराबर टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक तीनों की क्या होंगे, इक्वल। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल 90 डिग्री। फिर अपन क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अब अपन ने टोटल 4 अक्षीय दूरियां अक्षीय कोण देख लिए, 4 हो गए। अब बीच में 3 बच रहे हैं। 3 में सबसे पहले हेक्सागोनल के पास आ जाओ। हेक्सागोनल में देखो भाई अल्फा बराबर बीटा कितने होते हैं, 90 डिग्री। लेकिन जो गामा होता है वो कितना होता है, यानी कि 120 डिग्री। अब 2 बच रहे हैं अपने पास। क्या बच रहे हैं अपने पास, 2 बच रहे हैं। 2 बच रहे हैं तो इसमें अल्फा बराबर बीटा इक्वल होते हैं, लेकिन जो गामा होता है वो नॉट इक्वल 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका गामा कभी भी 90 डिग्री का नहीं होता। और इसमें आ जाओ लास्ट वाले में, अल्फा बराबर गामा इक्वल 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। बस ये 3 इसके ट्रिक हो गए। ठीक है, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें अक्षीय दूरियां सीधी सी याद हो जाती हैं। पहला यानी कि एबीसी बराबर इसमें सी इक्वल नहीं होती, इसमें तीनों इक्वल नहीं होती, तीनों को रिपीट कर दो, लास्ट वाले के कोण और अक्षीय दूरियां दोनों ही बराबर नहीं होती। बताओ भाई बात समझ में एक नहीं। इसमें रिपीट करेंगे, तीनों के अक्षीय कोण बराबर होते हैं, अक्षीय कोण बराबर है। इसके बाद में ध्यान रखना बीटा इसका, तो बीटा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बीटा 90 डिग्री का होता है, अल्फा भी 90 डिग्री का होता है, लेकिन गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा यानी कि कितने होते हैं, 90 डिग्री, और गामा कितना हो जाता है, 120 डिग्री। ठीक है, यानी कि बेंजीन के समान स्ट्रक्चर आती है इसकी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे। तो ये अपने पास क्या हो गए, अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियां होगी। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं इसके, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं ब्रेवियर जालक। अब ब्रेवियर जालक को अपन कैसे याद कर सकते हैं, यानी कि ब्रेवियर जालक को अपन किसके, यानी कि एक कोष्टिकाओं के बेस पे याद कर सकते हैं। कैसे कि जैसे भाई मैंने लिखा ब्रेवियर जालक या अन्य यानी कि इसके क्रिस्टल तंत्र एक कोष्टिकाओं के प्रकार। देखो भाई इसको अपन ब्रेवियर जालक होते हैं, इसमें टोटल यानी कि इसमें 14 प्रकार के ब्रेवियर जालक होते हैं। ब्रेवियर जालक 14 प्रकार के बनाता है। कौन कौन से होते हैं, देखो भाई इनको याद कर सकते हैं, 324 11 21, एक नंबर याद कर लो, 324 11 21। अब इसमें नाम कैसे याद करें, नाम के लिए देखो भाई मैंने आपको एक नाम बताया था, क्या, एक कोष्टिकाओं के 4 प्रकार। पहली एक कोष्टिका होती है सरल एक कोष्टिका, कौन सी होती है, सरल। दूसरी वाली कौन सी होती है, काय। ठीक है, और तीसरी वाली कौन सी होती है, फलक। और चौथी वाली कौन सी होती है, अंतः। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ये 4 अपने पास क्या हो गई, इसकी एक कोष्टिका होगी। ठीक है, अब इनको अरेंज कर दिया एक नंबर के बेस पे। तो पहले वाले में 3 है, 3 कौन कौन से हैं, सुन लो भाई नाम। पहली होगी सरल, पहले वाली सरल भी होगी, काय भी होगी, और कौन सी होगी, यानी कि फलक भी होगी। समझ गए मेरी बात। दूसरी वाली सरल तो होगी, सरल के साथ केवल काय होगी। थर्ड क्या होगी, जो
सरल, काय, फलक और अंतः। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। इसके बाद में एक एक नंबर वाले हैं, उनमें सिर्फ सरल होती हैं, सरल होती है। जो लास्ट 2 नंबर है, इसमें सरल के साथ कौन सी हो जाएगी? अंतः हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अंतः हो जाएगी। और लास्ट वाली कौन सी हो जाएगी? सरल हो जाएगी। ये एक के कोष्टिकाओं के या क्रिस्टल तंत्र के ब्रेविजालक हो गए, सबके नाम हो गए। ठीक है। अब इससे ज्यादा बेटर, इससे ज्यादा कोई सिंपल तरीका नहीं है इनको याद करने का। आपको सिर्फ ये ब्रेविजालकों के नाम पूछेगा, और ये ना पूछकर अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नीट में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जी में भी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर देखा आपको, वहां पे अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण बताने, या अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण दे रखे, तो उसके बेस पे आपको नाम बताने। तो टेबल को याद करो, सी टोर एच एम टी, सी टोर एच एम टी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है। इससे आसान कोई तरीका इसका नहीं है। ठीक है। क्रिस्टल तंत्र कंप्लीट होते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे किसके बारे में, यानी कि अपना टॉपिक आता है परमाणु की संख्या अपन कैसे निकालेंगे। सुनो ध्यान से। क्रिस्टल तंत्र में परमाणु की संख्या, भाई कोई भी एक कोष्टिका है, कोई भी क्या है? एक कोष्टिका है। अब एक कोष्टिकाओं के अपन ने कितने प्रकार पढ़े थे? टोटल 4 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से? सबसे पहले एक कोष्टिका आई थी अपने पास, सरल एक कोष्टिका। कौन सी आई थी? सरल एक कोष्टिका। सुनो भाई ध्यान से। सरल एक कोष्टिका में क्या होता है कि सरल में परमाणु इस प्रकार पाए जाते हैं। ये कोई अपने पास यूनिट सेल है, ये अपने पास क्या आ रही है? कोई यूनिट सेल आ रही है। इसमें इस प्रकार परमाणु गिरे हुए हैं। समझ में आ रही बात? अब इसमें परमाणु कहां उपस्थित होते? केवल कोणों पे उपस्थित होते हैं। एक परमाणु ये हो गया, दूसरा परमाणु ये आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और 8वां परमाणु है। मतलब 8 कोणे हैं, तो 8 कोणों पे परमाणु होते हैं। अब एक कोणा कितनी एक कोष्टिकाओं के संपर्क में आता है? सुनो ध्यान से। जैसे मैं इस परमाणु की बात करता हूं, तो एक कोष्टिका तो ये हो गई, एक इसके पास में ये वाली एक कोष्टिका आएगी, सबको दिख रही होगी ये वाली एक कोष्टिका। एक कोष्टिका इसकी ये आ गई। इसके बाद में देखो भाई, इसके ऊपर भी तो एक कोष्टिका है ना, ऊपर वाली एक कोष्टिका और देख लो, ये एक ऊपर एक कोष्टिका आती है। एक कोष्टिका ये भी तो आई है ना इधर, एक ये आ गई, एक ये स्वयं, और एक इधर वाली भी तो है ना एक कोष्टिका। सुनो, इधर भी तो दिख रही है ना आपको एक कोष्टिका ये वाली। तो मतलब देखो भाई, एक कोष्टिका ये इधर, दूसरी वाली इधर, ये तीसरी एक कोष्टिका और ये चौथी, 4 एक कोष्टिका इस एक कोने को घेर रही है। कौन से को? केवल इस एक कोने को घेर रही है। देखो भाई, इस एक कोने को। तो 4 ये यहां पे है, 4 इसके ऊपर भी तो है ना। तो टोटल एक कोना कितनी एक कोष्टिकाओं के द्वारा घिरा हुआ है? 8 एक कोष्टिकाओं के द्वारा घिरा हुआ है। अब आप इसको क्या मान लो? एक नींबू मान लो। नींबू को क्या कर रहे हैं आप? पहले तो क्या करो, इसको इस प्रकार काटो, फिर एक बार इस प्रकार काट दो, ठीक है, और फिर आज थोड़ा हाथ आगे बढ़ाते हुए बीच में से काट दो। उस नींबू के 8 टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े होंगे उसके? 8 टुकड़े होंगे। 8 टुकड़े होने का मतलब है भाई 8 इसमें क्या पाए जा रहे हैं? भाग पाए जा रहे हैं। तो मतलब 8 कोने हैं। अब एक कोष्टिका का एक, यानी कि पूरे परमाणु में से 1/8 हिस्सा आ रहा है। तो टोटल परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। तो इसमें टोटल परमाणु संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे 1 हो गई। बताओ ये बात समझ में आई नहीं? मेरे पास सेकंड टाइप आया था किसका? काय केंद्रीय। बॉडी सेंटर्ड। देखो भाई, काय केंद्रीय में कैसे परमाणु निकालते हैं? सुनो ध्यान से भाई। इसमें पर एक कोष्टिका ये ली, ये इसकी एक कोष्टिका है। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसमें परमाणु कहां उपस्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोणों पे तो है ही है।
उसके अलावा एक परमाणु कहां पाया जाता है, केंद्र में। अब कोणों पे तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, कोणों प्लस केंद्र। तो कोणों पे कितना, 1/8 भाग, कुल कोण है 8 प्लस केंद्र में तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1, टोटल परमाणु संख्या कितनी हो गई, 2। टोटल परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट इसका क्या आ जाता है, फलक केंद्रीय, फेस सेंटर्ड। फलक केंद्रीय फेस सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया भाई, ये एक क्रिस्टल जाल है आपके पास, अब इसमें परमाणु कहां है, कोणों पे है। अब कोणों के अलावा कहां आएंगे, फेस पे आएंगे। तो फेस 1 2 3 4 फेस तो ये है, एक ये पीछे वाली फेस, देखो भाई एक तो ये बैक वाली फेस आ गई और एक ये फ्रंट वाली फेस, तो टोटल कितने हो गए। अब देखो भाई एक फेस है, इस एक फलक के पास सामने एक और एक कोष्ठक है, तो ये तो 2 में तो बट रहा है, मतलब ये एक फेस है, ये पूरी दीवार क्या एक फेस है। अब यहां इसकी दीवार के केंद्र पे परमाणु रख रहा हूं, तो आधा तो इधर आएगा, आधा पीछे वाले कमरे में जाएगा, 2 में तो बट रहा है, तो कुल फेस की संख्या, फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सुनो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो टोटल फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 1/2 आधा हिस्सा, और टोटल फलक 6 प्लस क्या हो जाएगा, कोणों पे कितने, 1/8 भाग गुणा 8 कोने। तो हम क्या बोल सकते हैं, फलक प्लस का कहा, कोणों पर परमाणु, फलक प्लस कहां आ जाएगा, कोणों पे परमाणु आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके तो कितने हो जाएंगे, 3 प्लस इसका कितना हो जाएगा 1, तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आपको, आ गई यहाँ पे समझ में बात। अब नेक्स्ट देखो इसके बाद में लास्ट चौथा जो टाइप आएगा एक कोष्ठिका का, वो कौन सा आएगा, अंतः केंद्रीय। कौन सा आएगा, अंतः केंद्रीय। अंतः केंद्रीय एक कोष्ठिका में देखो भाई क्या होगा कि जो परमाणु है, ठीक है, वो एक कोष्ठिका है यहां, ये एक कोष्ठिका है, इसमें परमाणु कहां आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहां हो जाएंगे, 1/8 गुणा 8 यानी कि कोणों पे, प्लस 1/2 गुणा 2, मतलब 2 ही फलकों पे होंगे। फलक पे 2 कौन से, एक तो ये फलक हो गए, केवल ये आमने सामने वाले केवल 2 ही फलकों पे परमाणु होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 1 + 1, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे, टोटल 2 परमाणु। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो भाई, यानी कि यूनिट सेल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कोई भी एक कोष्ठिका है, सुनो भाई ध्यान से, कोई भी एक कोष्ठिका है, उसे एक कोष्ठिकाओं में परमाणुओं की संख्या के आधार पे, मतलब बढ़ता या घटता क्रम, तो सबसे ज्यादा फलक में, फिर उससे कम, यानी कि काय और अंतः केंद्र। काय और अंतः केंद्र में अपन सबसे ज्यादा काय केंद्र की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि अपन जो क्रिस्टल तंत्र पढ़ेंगे वो घनीय के बारे में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, और घनीय केवल क्या बनाता है, काय फलक और सरल बनाता है, अंतर नहीं बनाता, इसलिए हमेशा इसको याद रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काय केंद्रीय। सेकंड टाइप किसका हो जाएगा यहाँ पे, काय केंद्रीय का। तो काय, फिर काय के बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा, सरल, और परमाणु संख्या 4 2 1, इस ऑर्डर से आपको इसको याद रखना है। बढ़ता घटता दोनों क्रम इससे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में ध्यान देना है। बताओ भाई ये बात आपको समझ में है कि नहीं, आ गई। अब अपन पढ़ते हैं इसके बाद में अपन क्या बात करते हैं, कोई भी परमाणु या कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, अगर वो ठोस का निर्माण कर रहा है, तो उसमें अपन क्रिस्टल के जो अवयवी कण है उसको एक ठोस गोला मान ले, और वो गोले एक दूसरे के पास अरेंज होते हैं, और अरेंज होकर क्या बनाते हैं, ठोस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक ठोस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं निबिड़ संकुल, क्लोज पैकिंग, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। निबिड़ संकुल या क्लोज पैकिंग, देखो भाई क्लोज पैकिंग में सुनो भाई ध्यान से, क्या होती है भाई, जैसे इसमें कोई भी परमाणु, जैसे इसको अवयवी कण को गोला माने, और गोला मानते हुए ये गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं,
और स्पर्श करते हुए रखे जाएंगे तो ये एक दूसरे के पास व्यवस्थित होकर न्यूनतम स्थान को घेरते हैं। क्या करते हैं? ये न्यूनतम स्थान को घेरते हैं। और ये जो न्यूनतम स्थान घेरा जाता है ये किसका निर्माण करता है? ठोस का निर्माण करता है। और ये जो न्यूनतम स्थान घेरने युक्त जो संरचना प्राप्त होती है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुल बोलते हैं। मतलब परमाणु गोलों को अगर एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो अत्यधिक संकुलित संरचना प्राप्त होती है। इस संकुलित संरचना को अपन क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपन निबिड़ संकुल बोलते हैं। बताओ भाई बात समझ में एक नहीं है आपको? आगे यहाँ पे अब सुनो ध्यान से, अगर ये जो गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो एक दूसरे को स्पर्श किए हुए गोलों की जो संख्या है, एक दूसरे को स्पर्श किए गोलों की जो संख्या है, इसको अपन बोलते हैं समन्वय संख्या। इसको अपन क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या, या इसको उपसंयोजक संख्या भी बोलते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको? अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। समझ में आ गई? कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे? जैसे ये गोले रख रहा हूं मैं यहाँ पे, अब इस गोले को यानी कि अन्य दो गोले स्पर्श कर रहे हैं। कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं? अन्य दो। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना? 2। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों गोलों को क्या कर दिया? डार्क कर दिया। ये डार्क किए हुए गोले क्या करें? इसको स्पर्श करते हैं। समझ में आई मेरी बात? अब देखो नेक्स्ट, निबिड़ संकुलों को अपन वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले एक विमीय निबिड़ संकुल। एक विमीय निबिड़ संकुल क्या होते हैं? देखो भाई, जब अपन इन ठोस गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए, जब अपन इन ठोस गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाता है। क्या किया जाता है? एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार की संकुल संरचना क्या कहलाती है? एक विमीय निबिड़ संकुल या वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। क्या कहलाती है? वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहलाती है। इनकी जो समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है? भाई एक गोला डिनोट करता हूं मैं। मान लो कि मैंने ये गोला मार्क कर लिया, ये वाला जो गोला है इसको मैंने मार्क कर लिया। अब इस गोले को अन्य कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं? एक गोला तो ये वाला स्पर्श कर रहा है, एक गोला ये, तो यानी कि 2 गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बताओ भाई बात समझ में है कि नहीं? आगे नेक्स्ट देखो, जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा होता है? द्विविमीय निबिड़ संकुल। कौन सा? द्विविमीय निबिड़ संकुल। द्विविमीय निबिड़ संकुलों में देखो भाई क्या होता है, यानी कि द्विडायमेंशन क्या क्लोज पैकिंग, द्विडायमेंशन क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है कि जो परमाणु गोले होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, परमाणु गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित रहते हैं। कैसे? क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित रहते हैं। मतलब यानी कि परमाणु गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और स्पर्श करते हुए परमाणु गोले क्या करते हैं? एक सीधी रेखा बनाते हैं और वो रेखा एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? उपस्थित होती है। जैसे ए और ए, तो यानी कि क्या बनाते हैं? ए प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखो भाई, ये जो गोले हैं ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पे ये गोले क्या करते हैं? एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो कोई एक गोला डिनोट करता हूं, मैंने एक गोला ये डिनोट कर लिया। अब ये एक गोला अन्य कितने गोलों को स्पर्श करता है? एक, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर। ये 4 गोलों को स्पर्श करता है। जब मैं इनके केंद्रों को मिलाता हूं, जैसे इसका केंद्र इससे मिला दिया, इसका केंद्र इससे मिला दिया, इसका केंद्र इससे मिला दिया, और इसका केंद्र इससे मिला दिया, ठीक है। जब इनके केंद्रों को मिलाया जाता है तो एक वर्ग समान संरचना प्राप्त होती है। कैसी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है? वर्ग समान। इस कारण अपन इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुल। क्या बोलते हैं? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुल बोलते हैं। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं? आ गई ना? ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर ये गोले, जैसे अपने पास इन गोलों को मैं स्पर्श करवाता हूं, ये गोले स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, ये गोले स्पर्श करते हैं, तो ये जो ढलान आता है, ये जो ढलान आता है, इसको बोलते हैं अपन अवनमन। इसको अपन क्या बोलते हैं? अवनमन। अब अगर कोई परमाणु गोले एक दूसरे को व्यवस्थित करते हुए इन अवनमनों में स्थित हो जाए, स्थित हो जाए, इन अवनमनों में स्थित हो जाए, और अवनमनों में स्थित होके यानी कि एक गोला, यानी कि ये वाला जो गोला है, ये एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है। यहाँ पे 1 2 3 4
5 और 6। देखो भाई 1 2 3 4 5 और 6, कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 6 को स्पर्श कर रहा है। और इसकी जो केंद्रों को मिलाया जाता है, स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है, तो ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है इसको बोलते हैं षटकोणीय। इसको अपन क्या बोलते हैं? षटकोणीय निबिड़ संकुल। इसको अपन क्या बोलते हैं? षटकोणीय निबिड़ संकुल बोलते हैं। बताओ भाई ये बात समझ में आई कि नहीं? आ गई यहाँ पे? ठीक है, तो अपने पास द्विविमीय निबिड़ संकुल दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, वर्गाकार और षटकोणीय। वर्गाकार तथा षटकोणीय, दोनों को याद रखना और ये दोनों ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकी समन्वय संख्या 4 होती है। इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4, जबकि इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 6 होती है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इन द्विविमीय निबिड़ संकुलों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करके त्रिविमीय व्यवस्था प्राप्त की जाती है, तो जो तीसरा प्रकार का निबिड़ संकुल है वो कौन सा है? त्रिविमीय निबिड़ संकुल। कौन सा? त्रिविमीय निबिड़ संकुल। ये व्यवस्था कैसे बनती है भाई? देखो भाई, मैंने एक गोले को स्पर्श किया है, ये लो, दूसरे को इसके पास रखा, ये तीसरे गोले को रखा, ये चौथे गोले को, इनके ऊपर नीचे मैंने दो एक एक गोले और रख दिए। ये देखो भाई, एक एक गोले ये रख दिया, ये गोले इसको ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, अब जस्ट इसके ऊपर देखो भाई, जस्ट इसके ऊपर क्या कर दिया मैंने? एक एक गोले और रख दिए। कैसे रखे? सुनो भाई ध्यान से, कि इनका जो अवनमन है, इस अवनमन में मैंने ये गोला रख दिया, इस अवनमन में ये गोला रख दिया, इस अवनमन में ये रख दिया, यहां पे ये अवनमन में रख दिया। नेक्स्ट इसके स्पर्श करते हुए ये रखा, यहां पे इसको ये रख दिया, ये व्यवस्था प्राप्त कर दी। अब इनको देखो भाई, मैंने येलो कलर वाले के केंद्रों को मिला दिया, ये येलो कलर वाले के केंद्र को मिला दिया मैंने। ठीक है, अब येलो कलर वाले केंद्रों को मिला दिया, पीछे जो बैक में जो व्हाइट कलर के जो गोले उनके भी केंद्रों को मिला दिया। ठीक है, और ये जो व्यवस्था प्राप्त हो रही है, ये कैसी व्यवस्था प्राप्त हो रही है? अब देखो भाई, आपको यहाँ पे त्रिविमीय व्यवस्था है कि नहीं है भाई? हो गई त्रिविमीय व्यवस्था। इसको मैं अगर अलग से दिखाऊं तो ये ऐसी व्यवस्था दिख रही है, आपको ध्यान देना। ये व्हाइट कलर के गोले थे, इसके बाद में ये येलो कलर वाली लेयर रखी है मैंने, और येलो कलर वाली लेयर के ऊपर ये इस प्रकार एक दूसरे के केंद्रों को मिला रहे हैं, तो ये त्रिविमीय व्यवस्था प्राप्त हुई है। ये क्या प्राप्त हुई अपने को? त्रिविमीय व्यवस्था। अगर इनके गोलों का अरेंजमेंट दिखाता हूं आपको, तो इसके गोलों का अरेंजमेंट देखो भाई, यहाँ पे मैं आपको गोलों का अरेंजमेंट दिखाता हूं। ये देखो भाई, इसमें मैंने पीछे बैक में व्हाइट कलर के गोले रखे थे, ये 4 गोले व्हाइट वाले हैं, ये देख लो भाई, 4 गोले कौन से हैं? व्हाइट वाले हैं। अब इसके बाद में येलो वाले गोले कहां है? इसके ऊपर ही है जस्ट। देखो भाई, एक येलो कलर का गोला ये आ गया, दूसरा येलो कलर का गोला ये आ गया, एक येलो कलर का गोला ये। ठीक है, अरेंज करते हैं। ये लो भाई, इसको मैंने केंद्रों को 4 येलो से मिला दिया, और ये चारों गोलों पीछे वालों को व्हाइट से मिला दिया, अरेंज कर दिया भाई। ये लो, देखो भाई, ये व्यवस्था, ये स्ट्रक्चर, ये तीनों एक ही है। इसको बोलते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुल। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय निबिड़ संकुल। वीडियो को बार बार देखें, धीरे धीरे देखें, ठीक है, और हर चीज को नोट करें और गोलों की व्यवस्था को समझें, क्योंकि गोलों की व्यवस्था के आधार पे मैं आपको क्या चीज बताऊंगा? इसमें संकुलन क्षमता बताऊंगा भाई, कितने प्रतिशत इनमें एरर रहती है और कितने प्रतिशत गोलों के द्वारा भाग रखा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपने पास क्या हो गया? ये निबिड़ संकुल कंप्लीट हो गए। अब निबिड़ संकुलों के बाद में अपन किसकी बात करेंगे? यानी कि होल्स की बात करेंगे, छिद्रों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? होल्स या छिद्रों की बात करेंगे। भाई, इसमें कितने प्रकार के कौन कौन से छिद्र होते हैं? आपके जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें केवल टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्वेश्चन यानी कि होल्स के बारे में ही बता रखा है, लेकिन मैं आपको यानी कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के अलावा भी एक प्रकार के ओल हो यानी कि और होल्स होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो अपन किसकी बात कर रहे थे? छिद्रों की या रिक्तियों की बात कर रहे थे। देखो भाई, रिक्तियां क्या होती है? सुनो भाई ध्यान से। रिक्तियां, इसको अपन क्या बोलते हैं? छिद्र भी बोलते हैं, या इसको होल्स भी बोलते हैं। सुनो भाई, छिद्र या होल्स क्या होता है कि जैसे अपन जो परमाणु गोले होते हैं, ये गोले हैं, इन गोलों को एक दूसरे के स्पर्श करते हैं, तो इनके अवनमनों के बीच में ये खालिस्तान रह जाता है। अवनमनों के बीच में खालिस्तान रह जाता है। इस खालिस्तान को अपन क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। इस खालिस्तान को अपन क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो होल्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो होल होंगे वो कौन से होते हैं?
त्रिकोणीय होल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इनके बारे में अपन बात करेंगे। ट्राइगोनल होल्स। ट्राइगोनल होल्स में देखो भाई क्या होता है कि जब परमाणु गोले हैं, जब ये परमाणु गोले हैं, इन परमाणु गोलों को एक दूसरे के स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। जब परमाणु गोलों को एक दूसरे के स्पर्श करते हुए रखा जाता है तो इनके बीच में ये स्थान बच गया है, जो मैंने अलग कलर से यहाँ पे शो कर रखा है। ये जो स्थान बचा हुआ है इनके बीच में, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल होल्स बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल होल्स। इसकी जो शेप है वो ऐसी अपने को दिखाई देती है, इस प्रकार की शेप शो करता है ये। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्राइगोनल होल्स हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ रही है मेरी बात? तो यानी कि जब तीन परमाणुओं को एक दूसरे के स्पर्श करते हुए, तीन परमाणु गोलों को, यानी तीन बॉल लेना, क्रिकेट वाली बॉल, और उनको एक दूसरे के स्पर्श करना, ट्राइंगल में स्पर्श करोगे तीनों को आपस में, तो बीच में एक छिद्र दिखाई देगा, वो छिद्र ऐसा दिखाई देगा, इसको बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है, या त्रिकोणीय होल। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप आता है इसका, वो होता है चतुष्फलकीय होल। चतुष्फलकीय छिद्र या रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां देखो भाई कैसे देखते हैं अपन, कि जैसे अपन त्रिकोणीय होल है ये अपने पास। ठीक है, ये क्या अपने पास है? त्रिकोणीय होल है। इन त्रिकोणीय होल्स को जब एक दूसरे के स्पर्श करते हुए रखा जाता है, अब इनके बीच में ये जो स्थान रहता है, ठीक है, तीन त्रिकोणीय रिक्तियों को एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। अब ये जो बीच में स्थान है, इसके ऊपर मैं एक और बॉल रख दूं, इसके बीच में क्या रख दिया मैंने? एक और बॉल रख दी। मतलब त्रिकोणीय छिद्र को एक बॉल द्वारा ढक दे तो कैसी रिक्तियां प्राप्त होती है? चतुष्फलकीय रिक्तियां। कैसी दिखाई देती है? ये इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर मैं इसके छिद्र को दिखाऊंगा आपको, तो ये तो त्रिकोणीय होल हो गया, ये तो क्या हो गया? त्रिकोणीय होल हो गया। अब इसके बीच में मैंने क्या रख दिया? यहाँ पे एक ये रख दिया, ये। मतलब इसको और अच्छा देखें तो और अच्छा इस प्रकार देख सकते हैं। ये त्रिकोणीय है, इसके बीच में ये केंद्र रख दिया, अब ये इसको स्पर्श करेगा, तो ये क्या बन गया? चतुष्फलकीय होल बन गया। कैसा होल बन गया अपने सामने? चतुष्फलकीय होल बन गया। बताओ भाई, बात समझ में एक नहीं है आपको? आगे लास्ट टाइप होता है थर्ड, कौन सा? अष्टफलकीय होल। कौन सा हो गया? अष्टफलकीय छिद्र या रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती है? सुनो भाई, जैसे दो चतुष्फलकीय, दो त्रिकोणीय रिक्तियां, दो त्रिकोणीय रिक्तियां, इनको एक दूसरे के ऊपर रख दो। कैसे? कि जैसे मैंने तीन गोले लिए, तीन गोले, फर्स्ट गोला, ये सेकंड और ये थर्ड, तीन गोले ऐसे रख दिए। अब तीन इनके ऊपर और रख दिए। कैसे? कि एक गोला तो ये रखा, दूसरा गोला इसको ये रख दिया, तीसरा गोला ये रख दिया। मतलब एक त्रिकोणीय रिक्तिका ऐसी थी, एक त्रिकोणीय रिक्तिका ऐसी थी। अब इसके ऊपर मैंने दूसरी रिक्तिका और रख दी, कैसी? इस प्रकार की दिखने वाली। अब ये कौन सी रिक्तिका हो गया अपने सामने? ऑक्टाहेड्रल, यानी कि अष्टफलकीय छिद्र। ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय छिद्र हो गया। ठीक है, इसमें परमाणु या अवयवी कण ऐसे दिखाई देते हैं भाई। एक रिक्तिका ऐसी है अपने सामने, तो दूसरी क्या हो जाएगी? इस प्रकार दिखाई देगी अपने सामने। ऐसे एक दूसरे इसके ऊपर ये रखी हुई है। इसमें अवयवी कण कैसे दिखाई देते हैं? एक रिक्तिका ऐसी है, ठीक है, अब इसके ऊपर एक रिक्तिका ये रख दी, इसके केंद्रों को मिला दिया मैंने। क्या कर दिया? इसके केंद्रों को मिला दिया। ऐसी दिखाई देती है ये रिक्तिकाएं। कैसी दिखाई देती है? इसके केंद्रों को मिला दिया मैंने, इसके केंद्रों को मिला दिया, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे। ये अष्टफलकीय रिक्तिका दिखाई देती है। इस प्रकार अपन रिक्तिकाओं को या छिद्रों के बारे में देखते हैं। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है जिससे रिलेटेड पूछा जाता है, जो चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है, चतुष्फलकीय रिक्तिका का जो त्रिज्या होती है, चतुष्फलकीय रिक्तिका की जो त्रिज्या होती है, इसकी टेट्रागोनल की, और जो गोले की त्रिज्या होती है, इसका जो अंतर होता है ये होता है 0.212। कितना होता है? 0.225।
कितना होता है 0.225 होता है। ठीक है, और जो अष्टफल की छिद्र है, अष्टफल की छिद्र की त्रिज्या है और जो गोले की त्रिज्या है, इसका जो डिफरेंस है या अंतर है, अनुपात है, वो कितना होता है 0.414 होता है। कितना होता है 0.414। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल भी आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको इनसे ध्यान रखना है। आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल निकाल रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में उसकी पिक भेजिए, उस क्वेश्चन को लिख के भेजिए, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। या आप हमारे यहाँ इस वीडियो में जो कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर भी आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। आपकी जो भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप उसको देख सकते हो, उसको पूछ सकते हो, उसके बारे में अपने से जो सॉल्यूशन बनेगा या जो सॉल्यूशन उससे यानी कि इजी से इजी सॉल्यूशन होगा वो आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए। इसी के साथ अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर भी कई चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे जो भी नोट्स है, जो हस्तलिखित नोट्स हैं, वो हैंड राइटिंग वाले नोट्स आप पीडीएफ के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही अवेलेबल हो सकती है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर कॉन्टेक्ट में यानी कि सेव कीजिए, उसके बाद में हमारे से यानी कि जुड़िए, मैसेज कीजिए, फिर आपको इसके क्या होगा, जो भी यानी कि पीडीएफ है, नोट्स से जो भी जितने भी इसके जो असाइनमेंट वगैरह है, वो सब आपको कहां मिलेंगे, पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। तो आप अपनी स्टडी को सुचारू रूप से चालू रखिए, स्टडी को आप अपनी स्टडी को रोके ना, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे मेरे से पढ़ा हुआ हो, चाहे वो मेरे से नहीं पढ़ा हुआ हो, चाहे वो डिस्टेंस पे हो, वो अपनी स्टडी को चालू रख सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहा है। अब कहीं ना कहीं पढ़ रहा है तो वो अपने कैरियर को बना सकता है। और आप अपने कैरियर को ऐसे नहीं, भाई लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलें खुलेगी नहीं खुलेगी, वो अलग इशू है, वो अलग मामला है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को चालू रख सकते हैं। आप अगर पूरे दिन में अगर 6 घंटे की स्कूल की पढ़ाई करते थे, उसकी जगह आप 3 घंटे मेजर सब्जेक्टों की पढ़ाई करते हो, तो भी खूब निकल के आता है, खूब पढ़ाई होती है, खूब टाइम अरेंज होता है। आप अगर सुबह शाम करके भी एक एक वीडियो भी पर डे का देखते हो, तो आपकी पढ़ाई चलती है, वो चीज आपके दिमाग में जाती है। स्कूल से आप पढ़ते थे, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन क्लासेस जैसे स्टार्ट होती है, आप ऑफलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हो। जब तक हमारे यानी कि लॉकडाउन चल रहा है, तब तक आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कीजिए। इसी के साथ ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी, फिजिक्स और एग्रीकल्चर की क्लासेस भी मिल जाएगी, आप उनको भी देखिए, उन सब्जेक्टों को पढ़िए, क्योंकि वो आपके परसेंटेज के साथ साथ आपको कंपटीशन में यानी कि फाइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन फाइट नहीं करोगे, आप डॉक्टर या इंजीनियर या कृषि अधिकारी बनने से रह सकते हो। आप अपने बड़े सपने चुनिए, बड़े सपने चुनने के लिए आपको उनको पूरा करना है, पूरा करने के लिए आपको उनके लिए पढ़ाई करनी है, और उनके लिए पढ़ाई करोगे तो आपको किसी न किसी माध्यम से आपको वो पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अब आपके द्वार हम ऑनलाइन स्टडी लेके आए, तो वो आपके फायदेमंद है, निःशुल्क है, हमारी स्टडी का कोई पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, आप इंजॉय कीजिए अपनी पढ़ाई।